सकते। तो अपना बात क्या हुई कि विदाउट सिक्योरिटी के लोन नहीं होता है। कोई भी अच्छा लोन अगर आपको कराना है तो आपको बैंक को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अगर हम लोग चले गए, हम लोग नहीं दे पाए आपको लोन, तो बैंक के पास में क्या रहेगा, कोई ना कोई सिक्योरिटी होना जरूरी है। जैसे होम लोन हो गया, होम लोन अगर आपने लिया और आप रीपे नहीं कर पाए तो बैंक के पास में होम गिरवी रहता, घर गिरवी रहता। अगर आप रीपे नहीं कर पाए, बैंक घर बेच के पैसा वसूल करेगी। आपने व्हीकल लोन लिया, आप वो सपोज लोन रीपे नहीं कर पाए तो बैंक आपके से व्हीकल छीन के, व्हीकल बेच के पैसा रिकवर करेंगे। आपने गोल्ड लोन लिया, अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाए, बैंक आपको गोल्ड बेच के रिपे करवा लेंगी है, बैंक के पैसे वसूल कर लेती है। आपने एलएफडीआर में लोन लिया था, आपने लोन रिपे नहीं करा, तो बैंक आपकी एफडी बेच के, मतलब एफडी को मैच्योर करके प्रोसीड्स कलेक्ट करके ले लेंगी, बचा अगर कुछ है तो आपको वापस दे देंगी। ठीक है। नेचर ऑफ सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल मतलब क्या हो गया, एडिशनल सिक्योरिटी रहती है। प्राइमरी सिक्योरिटी refers to the security offered by the borrower for the bank finance or the one against which the credit has been extended by the bank। मतलब क्या हो गया, प्राइमरी सिक्योरिटी है। अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाए तो बैंक का सबसे पहला दावा जो रहेगा वो प्राइमरी सिक्योरिटी के ऊपर रहता है। प्राइमरी अगर अपूरी पड़ती है तो फिर कोलैटरल सिक्योरिटी के पास में आना पड़ता है। अगर प्राइमरी अपूरी पड़ती है तो इफ प्राइमरी इज नॉट सफिशिएंट, प्राइमरी नॉट सफिशिएंट, अगर प्राइमरी सफिशिएंट नहीं रही तो ही कोलैटरल के ऊपर आने का है। Security can be in any form, tangible, intangible assets, movable, immovable properties। intangible भी, movable भी, immovable भी। immovable मतलब प्रॉपर्टीज, movable मतलब गाड़ी हो गया, सोना हो गया, ये सब चीजें। tangible भी और intangible। आगे सिक्योरिटी दो तरीके की है, मैंने बताया आपको, एक तो प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी पे कब आने का है, जो प्राइमरी अपूरी इनसफिशिएंट है तो ही। मोड्स ऑफ सिक्योरिटी क्रिएशन। अरे आपको आवाज और स्क्रीन बराबर दिख रहा है ना, नोट्स दिख रही है ना आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। अब एकदम सर प्राइमरी सिक्योरिटी में क्या, हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी सिक्योरिटी में क्या क्या सिक्योरिटी जाती है? प्राइमरी सिक्योरिटी, मैंने घर लिया बेटा लोन पे, पैसा नहीं था, घर लिया लोन पे, मेरा घर प्राइमरी सिक्योरिटी है बैंक के पास में, सिंपल। कोलैटरल सिक्योरिटी है, बोले हमने वो खेत था हमारे पास में, वो भी गिरवी रख दिया बैंक के पास में, कोलैटरल सिक्योरिटी करके। जब मैंने व्हीकल लिया, मेरी प्राइमरी सिक्योरिटी क्या रहेगा, व्हीकल, सिंपल ना। गोल्ड लिया, गोल्ड लोन लिया, गोल्ड क्या रहेगा, प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब बैंक का पहला हक, पहला दावा किसके ऊपर रहने वाला है, प्राइमरी सिक्योरिटी के ऊपर। सर यानी दो सिक्योरिटी देनी पड़ती? ऑफ कोर्स। कैसा प्राइमरी अपूरी पड़ गई तो कहाँ भागेगी थी, कोलैटरल। समझ में आ रहा है ना, दो सिक्योरिटी देना जरूरी है ना। कोई लोगों का प्राइमरी सिक्योरिटी अपूरी पड़ गई तो फिर कोलैटरल सिक्योरिटी पे जाना पड़ता है। दो देना पड़ती है इन द सेंस, कैसा है पता है क्या, दो देना पड़ती है इसलिए क्योंकि कभी कभी कैसा हो जाता है, मैं अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। क्या होता है, कैसा हुआ, हमने है ना एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, काय के ऊपर, लोन के ऊपर हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब वो प्रॉपर्टी के बाजू में क्या आ गया, वो प्रॉपर्टी के बाजू में आ गया क्रीमेशन ग्राउंड, तो प्रॉपर्टी की कीमत एकदम ही कम हो गई। तो फिर बैंक को हमने लोन नहीं दिया था, तो प्रॉपर्टी बेच के बैंक को पूरा लोन रिपे ही नहीं करते आए, क्योंकि कोलैटरल सिक्योरिटी भी हमारा वापरना पड़ी। अरे होता ना, आपने एक लैंड लिया था, काय के ऊपर लिया था, आपने लैंड लिया था लोन के ऊपर, वो लैंड के बाजू में क्या आ गया, क्रीमेशन ग्राउंड, शमशान भूमि आ गई बाजू में। तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमने लैंड कितने में लिया था, 1 CR में, हमने लैंड कितने में लिया था, 1 CR में। क्रीमेशन ग्राउंड के बाजू में कोई रहना पसंद करा क्या, नहीं, तो वहां को लैंड की वैल्यू एकदम ही गिर गई, अचानक से गिर गई, 10 ही लाख रुपए हो गए। फिर 1 करोड़ का लोन या 90 लाख का लोन कैसे रिपे हुआ होगा, प्राइमरी सिक्योरिटी तो लैंड बेच डाला उन्होंने, कोलैटरल सिक्योरिटी एक खेत था वो भी उन्होंने बेच दिया। इसके लिए दो सिक्योरिटी रखना जरूरी रहती है, एक से काम नहीं बना तो दूसरे पे जाना पड़ेगा। प्राइमरी अब पूरी पड़ी तो आपको कोलैटरल सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा, ठीक है अंजलि? यस सर, यस सर। ऐसा भी हो सकता है, लैंड लिया था, जब लैंड था 1 करोड़ का, बाजू में आ गई शमशान भूमि, 1 करोड़ की वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए, कौन जाएगा बाजू में रहने के लिए, रात में आते भूत वहां, समझ में आ रहा ना। तो लैंड की वैल्यू धब धब 10 लाख की हो गई,
फिर बैंक वाले बेचारे कैसी क्या, मैंने भी लोन रिपे नहीं करा, बैंक को वो लैंड भी बेचना पड़ा और कोलेटरल सिक्योरिटी भी बेचना पड़ी है। ठीक है ना। तो ऐसे के लिए कभी कभी दोनों भी सिक्योरिटी वापरना पड़ती है, बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में ऐसा होता है। ठीक है, और पूछो। सर प्राइमरी सिक्योरिटी में इंटेंजिबल एसेट आ सकते हैं क्या? कैसा रहता बेटा, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, डिपेंड करता है आप काय के लिए लोन ले रहे हैं। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया, फर्स्ट सिक्योरिटी है। आपने इंटेंजिबल खरीदने के लिए अगर आपने लोन लिया होगा तो इंटेंजिबल एसेट प्राइमरी सिक्योरिटी रहेगा। समझ में आ रहा ना। इंटेंजिबल इसका एसेट कोई खरीदने के लिए भी लोग लोन लेते। मैंने क्या करा मालूम है क्या, एक पिक्चर था, पिक्चर का नाम क्या था मालूम है, राधे। उसके मेरे को राइट्स खरीदना, वो राइट अब क्या हो गया, इंटेंजिबल हो गया ना। राधे पिक्चर के राइट्स क्या हो गए, इंटेंजिबल हो गए। वो इंटेंजिबल खरीदने के लिए भी लोन मिलता, इंटेंजिबल खरीदने के लिए भी लोन मिलता, फिर उसके अंदर इंटेंजिबल ही प्राइमरी सिक्योरिटी रहेगा। अब वो दिखते के दिखाई देते कि आपको राइट से क्या नहीं, लेकिन वो जिसके पास में राइट है वही वो पब्लिश कर सकता, वही वो चैनल पे दिखा सकता। जी टेलीफिल्म्स, जी वाले ने राधे के राइट्स खरीदे, सच्ची में उसने खरीदे जी वाले। अब क्या हो गया, जी वाले ने राइट्स खरीदे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, उसने क्या खरीदा, इंटेंजिबल एसेट खरीदा है। इंटेंजिबल एसेट खरीदा है, ये एसेट है ना, राइट इज एन एसेट। वो एसेट खरीदने के लिए उसने लोन लिया होगा, तो लोन के अगेंस्ट अब प्राइमरी सिक्योरिटी क्या रहेगा, वही राइट्स रहेंगे। अब जी के पास में राइट्स है तो जी, सिर्फ जी ही वो पिक्चर बता रहा, जी5 ऐप के ऊपर जो भी ऐप होगा उसका, तो उसके अंदर प्राइमरी सिक्योरिटी इंटेंजिबल है, ऐसा कुछ नहीं है टेंजिबल। अब वो जमाना गया जब टेंजिबल इंटेंजिबल के अंदर फर्क रहता था, टेंजिबल इंटेंजिबल में कोई फर्क नहीं है, दोनों प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही है। समझ में आ रहा है, भले ही दिखाई नहीं देता था तो इसका मतलब है नहीं क्या, नहीं जिसके पास में राइट है वही पैसा कमाएगा। सोनी बता सकता है कि राधे पिक्चर नहीं, जीच बताएगा क्योंकि जी के पास में राइट है। समझ में आ रहा, तो टेंजिबल इंटेंजिबल ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। देखो यहाँ पे अगर आपने एक लाइन ध्यान से पढ़ी होंगी, वन अगेंस्ट विच द क्रेडिट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द बैंक, आर दे सेइंग टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, नथिंग दे आर टेलिंग। It is the one against which the loan has been granted by the bank. They are not talking about anything else. जिसके लिए तुमने लोन लिया वो चीज ही प्राइमरी सिक्योरिटी बहुत बार रहती है। हाउसिंग लोन में हाउस, व्हीकल लोन में व्हीकल, पिक्चर के राइट में राइट, गाने के लिए गाने की लिरिक्स के लिए गाने का लिरिक्स भी प्राइमरी सिक्योरिटी रह सकता है। अरे बेच सकते ना बैंक वाले राइट, अगर मैंने पैसा नहीं रिपे करा बैंक वाले बेच डालेंगे राइट। ठीक है, यस ओके, और पूछो, जल्दी पूछो। सर। हाँ पूछो रोहित, सर पूछो पूछो। तो दोनों पूरी करो सर। क्या बोले, भी कम कम हो मेरे को आवाज नहीं आ रहा बेटा क्लियर कुछ भी आप। ठीक है ना, बाद में देखता मैं, ठीक है चलो आगे बढ़ते अभी थोड़ा सा। मोड्स ऑफ सिक्योरिटी मेरे को बाद में पूछ लेना रोहित, शुरू करो। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द आइटम कंसर्न, सिक्योरिटी में टेक द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज, प्लीज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, सेट ऑफ और लीव। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चालू है बैंक ऑडिट का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू है बैंक ऑडिट का। ये चारों पांचों चीजें जो है ये दो मार्क के लिए पेपर के अंदर पूछते हैं। डेफिनेशन करो, डिफाइन करो, बताओ, शॉर्ट नोट, वॉट नोट, ये सब चीजें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चालू है बोलूंगा बैंक ऑडिट का। ठीक है, मॉर्गेज। मॉर्गेज क्या रहता है, मॉर्गेज मतलब सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो किसी के पास में ध्यान रखना है फिर गिरवी रखना। Mortgage are of several kinds, but the most important are the registered mortgage and the equitable mortgage. दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक तो रजिस्टर्ड मॉर्गेज है, दूसरा इक्विटेबल मॉर्गेज है। पहले मैं बता देता, मॉर्गेज जो रहता है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रहता है। आईएमपी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रहता है। दो तरीके से मॉर्गेज होता है, जैसे क्या हो गया पता है क्या, मैंने होम लोन लिया था, ठीक है। होम लोन के लिए ऑफ कोर्स प्राइमरी सिक्योरिटी क्या रहेंगी उसके अंदर, लोकेश होम लोन के अंदर प्राइमरी सिक्योरिटी क्या रहेंगी बताओ तो। सर जिसके लिए मतलब जो घर के लिए लोन लिया वो वही घर, वहां पे प्राइमरी सिक्योरिटी रहेंगी। अब सिक्योरिटी क्रिएट करना है तो कैसा करने का, उसके अंदर तरीका है, एक तो रजिस्टर मॉर्गेज करो या फिर इक्विटेबल मॉर्गेज करो। ऑफ कोर्स अब घर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो घर तो बैंक में ले जाके दे नहीं सकते, जैसे अपन लोग सोना ले जाके दे देते है ना। तो बैंक के पास में गिरवी रखना, गहान रखना घर को, तो कैसा रखने का, एक
रजिस्टर्ड स्टैम्प पेपर, मतलब स्टैम्प पेपर पता है ना आप लोगों को, 500 रुपए के ऐसे स्टैम्प पेपर आते हैं, यहाँ पे लिखा रहता लिहून देनार, लिहून घेनार, वो सब लिखा रहता है ना, वैसा करना स्टैम्प पेपर बनाने का। और उसके साथ में स्टैम्प ड्यूटी सरकार को भरना पड़ती है। जितने का लोन होगा उसके 1.5%, 1% इस तरीके से आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ती है। किसको? सरकार। ओके, ये हो गया रजिस्टर्ड मॉर्गेज, जिसमें एक मॉर्गेज डीड बनाई जाती है स्टैम्प पेपर के ऊपर। दूसरा तरीका है मॉर्गेज करने का, जहां पे मॉर्गेज डीड नहीं बनाई जाती। आपके घर का खरीदी खत, आपके घर की सेल डीड आप लोग बैंक में जाके जमा कर देते हो। ओरिजिनल टाइटल डीड आप लोग बैंक के पास में जमा कर देते हो, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना पड़ती है। रजिस्टर मॉर्गेज में स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ती, इक्विटेबल मॉर्गेज में ओरिजिनल सेल डीड अपन लोग बैंक में जमा कर देते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस, आप दोनों में कुछ गड़बड़ होंगी, कुछ नहीं समझा होगा तो पूछो। एक में स्टैम्प ड्यूटी भर के मॉर्गेज डीड बनाई जाती, दूसरे में स्टैम्प ड्यूटी मॉर्गेज डीड नहीं है। ओरिजिनल खरीदी खत, जो भी चीज आप लोग लोन लिया होगा, उसके लिए जो भी चीज के ऊपर आप लोगों ने लोन लिया होगा, वो खरीदी खत, घर का खरीदी खत मतलब घर की सेल डीड जो अपन ने खरीदी है, सेल डीड मतलब अपन ने जिसके थ्रू खरीदा है, जिससे खरीदा है, उसके लिए सेल डीड बनाना पड़ता है। वो खरीदी खत आप बैंक में जमा कर देते हो। इनफैक्ट ओरिजिनल पेपर बैंक के पास में दे देते हैं, जिससे आप उसको फर्दर बेच ना पाए। ठीक है, इसके अंदर कुछ गड़बड़, कुछ नहीं समझाऊंगा तो पूछो। सर इक्विटेबल एक बार बताओ ना। इक्विटेबल मतलब क्या? पहली बात, इक्विटेबल मतलब ऐसा रहता है जहां पे आप लोग मॉर्गेज डीड नहीं बनाने वाले हो। सर फिर मॉर्गेज कैसे होगा? देखो कैसा है, अगर मेरे पास में कोई चीज का ओरिजिनल बिल ही नहीं है तो मैं उसको आगे बेच पाऊंगा क्या? नहीं। तो क्या करता मैं, ओरिजिनल बिल मतलब ओरिजिनल सेल डीड, मैंने एक घर के लिए लोन लिया, ठीक है, मेरे को बैंक वाले ने क्या बोला, आप घर गिरवी रख दो। मैंने बोला ठीक है। उसने बोला रजिस्टर मॉर्गेज करो, मैंने बोला सर इतनी स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। बैंक वाले ने क्या बोला, एक दूसरा तरीका है, बोले आप एक काम करो, घर का ओरिजिनल टाइटल डीड मेरे पास में लाके रख दो, आप कहीं भागेंगे नहीं, इसकी मुझे शाश्वती हो जाएंगी। ओरिजिनल टाइटल डीड मैं बैंक के अंदर जमा कर देता हूँ, इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी भरने की भी आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा मॉर्गेज सस्ता पड़ेगा आपको, रजिस्टर मॉर्गेज की इक्विटेबल मॉर्गेज? रजिस्टर मॉर्गेज महंगा है क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ती है। इक्विटेबल मॉर्गेज में स्टैम्प ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल मेरा घर का पेपर, ओरिजिनल घर के पेपर बैंक के पास में ले जाके दे देना, सिंपल, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सर। ओके, पूछो इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो। कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो चलो अपन आगे बढ़ते। मॉर्गेज किसके लिए रहता? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रहता है। अब अपन लोग आगे बढ़ते। प्लीज के अंदर, प्लीज में क्या है, क्या ध्यान में रखना है? गोल्ड लोन। गोल्ड लोन में क्या होता है, मॉर्गेज होती है, मॉर्गेज डीड बनती है। गोल्ड लोन में नहीं, गोल्ड लोन तो गोल्ड सीधा सीधा बैंक में जाके जमा कर दो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्लीज, जहां पे आप गुड्स उठा के बैंक में जमा कर देते। प्लीज इन्वॉल्व्स बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बोरोवर टू द लेंडिंग बैंक विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ज देयरऑन एज अ सिक्योरिटी फॉर एडवांस। सिंपल है। प्लीज हो गया मतलब क्या हो गया, अपना सामान उनके पास में ले जाके रख देने का, गोल्ड उनके पास में ले जाके रख दिया, उसके अगेंस्ट आपने लोन ले लिया। मॉर्गेज डीड वगैरह कुछ जरूरत बनवाने की नहीं। वो तो घर अपन बैंक में जमा नहीं कर सकती, इसके लिए मॉर्गेज डीड बना। सोना तो आप जमा कर सकते बैंक में, तो प्लीज हो जाता है। समझ में आ रहा दोनों में का फर्क क्या है? मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लीज मूवेबल गोल्ड के लिए। ओके, प्लीज कभी कभी गुड्स के लिए होता है, जैसे मेरे पास में स्टॉक पड़ा है, बैंक वाले क्या बोलते हैं, आपको स्टॉक हमारे बैंक की गोडाउन में डाल दो, उसके अगेंस्ट हम आपको लोन दे देते हैं। जो गुड्स आप डिलीवर कर सकते हैं बैंक में जाके, उसके लिए प्लीज रहता है। जो चीज आप डिलीवर नहीं कर सकते बैंक में जाके, इमूवेबल है, उसके लिए मॉर्गेज रहता है। समझ में आ रहा? चलो, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन इज क्रिएशन ऑफ, सर हाँ पूछो। सर प्लेज में अगर गोल्ड लोन है तो हाँ। प्लेज में गोल्ड का रिसिप्ट देना पड़ता है क्या? जरूरी अरे है क्या? गोल्ड देना पड़ता है, रिसिप्ट क्या देंगे आप? गोल्ड ले जाके दे सकते ना, क्या पोते भर भर के गोल्ड देंगे क्या आप? छोटे से पैकेट में गोल्ड ले जाके दे सर देने का।
सर अगर गोल्ड इलीगल तरीके से हम हमारे पास आया होगा तो बैंक वालों को हम थोड़ी pledge मालूम कर पड़ने सकते वाला हैं। है आपने कहाँ से लाया। तो समझ में आ रहा है बैंक को क्या लेन देना है, आप कहीं से भी लाओ ले जाके। बैंक के एक एक कस्टमर देखेंगे क्या लीगल है इलीगल है ऐसा है वैसा है, और अच्छे लोगों को ही लोन दिया जाता है। आप बहुत पुराने कस्टमर होंगे तो ही आपको गोल्ड लोन देंगे, ऐसे कहीं भी जाएंगे गोल्ड लोन लेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता ना। समझ में आ रहा है कि वो बैंक की जिम्मेदारी नहीं, आपने कहाँ से गोल्ड लोन लाया, कहाँ से गोल्ड लाया, इलीगल लाया चोरी करके लाया कहाँ से लाया, वो बैंक वाले वेरीफाई नहीं कर सकते। कैसे क्या करेंगे, वही काम धंधे है कि हमको नहीं। ठीक है, कहीं से भी लाओ, सर चोरी वो से लाओ अगर कहीं से भी लाओ, उसका बैंक को कोई लेन देन नहीं। हाँ सर वो इकोनॉमी में आया तो असिस्मेंट ऑफिसर के आंखों में तो आ सकता ना कौन सी इकोनॉमी टैक्स कौन के। सा असेसमेंट, वैसा कुछ नहीं रहता बेटा सर श्रीहरि, वैसा सर नहीं बैंक के रहता यहाँ पास आया पे। तो असिस्मेंट ऑफिसर। हाँ सर बैंक के पास मॉर्गेज रखा तो असिस्मेंट मॉर्गेज ऑफिसर नहीं, चेक कर मॉर्गेज सकता नहीं, है। प्लीज हाँ प्लीज। प्लेज हाँ प्लेज प्लेज। प्लेज हाँ हाँ तो वो असिस्मेंट ऑफिसर चेक कर सकता ना। अरे लेकिन असेसमेंट ऑफिसर तो इनकम टैक्स में रहता है, ये तो बैंक है। इनकम टैक्स वाले बैंक में क्या कर रहे हैं ये बताओ पहले मेरे को आप। सर वो इलीगल इलीगल सोना है ना, वो हमने उस पे वो प्लेज करके पैसा लोन उठाया है। मैं एक बात बताऊं क्या आपको श्रीहरि, ये जो लोग इलीगल काम यस करते हैं ना, सर। इलीगल जो लोग काम करते हैं ना, जो मतलब इलीगल तरीके से स्मगलिंग बोलो, सट्टा बोलो, जुआ बोलो, बेटिंग बोलो, ये सब इलीगल करके जो भी सोना कमाते ना, वो लोग जिंदगी में श्रीहरि बैंक के पायरी पे पैर नहीं रखते। अरे वो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो, काय को बैंक में जाके सब पक्के में धंधे करेंगे सब। मेरे को बताओ आप चोरी की चीज क्या और क्या कुछ उसका गलत करेंगे, पूरे गांव में बताएंगे क्या मैं चोरी करके आया करके। नहीं फिर आप चोरी करेंगे गोल्ड, और वो गोल्ड चोरी करके आप बेचने के लिए जाएंगे कि बैंक में उसके अगेंस्ट लोन लेंगे आप। वो सब नहीं करते इलीगल लोग, काय को बैंकिंग चैनल में जाएंगे वहां पे, हम कोई काय को बोलेगा उसने चोरी करी करके, ये सब धंधे नहीं होते। चोर मतलब उसका होशियार नहीं है, अगर ऐसा कोई चोर करता होगा ना श्रीहरि, उसका दिमाग खराब है, उसने चोरी करना छोड़ देना चाहिए। ठीक है हाँ, और यस पूछो सर। किसको पूछना है तो। हाँ मेरे हिसाब से खत्म हुआ होगा, चलो। हाइपोथिकेशन इज द क्रिएशन ऑफ एन इक्विटेबल चार्ज। क्या मतलब है देखो, अ चार्ज क्रिएटेड नॉट बाय एन एक्सप्रेस एनैक्टमेंट बट बाय अ इक्विटी एंड रीजन। देखो इक्विटेबल मतलब क्या होता है मालूम है क्या, ऐसा कोई, देखो हक दो तरीके से कोई भी चीज के ऊपर आपको हक मिलता है। एक तो चीज को आपने खरीदा रहा तो आपके हक की रहती, ओनरशिप बोलते हैं जिसको, या फिर मैं मेरा हक इसका आपको दे रहा हूं, मतलब दैट इज एन एक्सप्रेस एनैक्टमेंट। समझ में, सॉरी क्या बोलूं उसके अंदर, मैं रीजन से आपको हक दे रहा हूं। जैसे कैसा हो गया कि मेरे पास में है ना कोई एक प्रॉपर्टी थी, वो मैंने खरीदी थी, तो मेरा हक है वो प्रॉपर्टी के ऊपर क्योंकि मैंने उसको खरीदे हुआ। अगर वो प्रॉपर्टी मैंने किसी के पास में मॉर्गेज कर दी तो उसके पास में प्रॉपर्टी बाय द रीजन ऑफ उसने खरीदे हुआ नहीं है, लेकिन मैंने मेरा हक उसको ट्रांसफर किया हुआ, इसके लिए उसको बोलते हैं उसका हक है। जैसे बैंक के पास में मैंने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी तो इक्विटेबल मॉर्गेज को, या फिर इक्विटेबल इसके अंदर चार्ज क्या, इसका मतलब क्या रहता है कि चार्ज क्रिएटेड नॉट बाय एन एक्सप्रेस एनैक्टमेंट, उसने खरीदा नहीं है, वो प्रॉपर्टी बैंक ने खरीदी भी नहीं है, लेकिन मैंने मेरा हक उसको दिया हुआ है, दैट इज फॉर रीजन क्योंकि मैंने उसके ऊपर लोन लिया। आप कोई भी चीज खरीद के उसके ऊपर हक जमा सकते, दूसरों की चीजों के ऊपर आप हक नहीं जमा सकते अनलेस अनटिल दूसरे ने आपको अलाउ किया होगा। तो इसके लिए इक्विटेबल मॉर्गेज के अंदर कैसा हो जाता, मॉर्गेज डीड नहीं है लेकिन मेरा हक जो कि सेल डीड है, मेरी ओरिजिनल टाइटल डीड मैंने उनको दे दी हुई है। तो a charge created not by an express enactment but by equity and by reason which is created in favor of lending bank by execution of hypothecation agreement in respect of movable securities belonging to borrower। कैसा होता, स्टॉक है हमारा, मेडिकल का दुकान है, ठीक है, मेडिकल का दुकान है, मेडिकल की दुकान में है बहुत सारी दवाई है, मुझे चाहिए थी लिमिट, मुझे चाहिए था लोन, मेरे पास में गिरवी देने के लिए लैंड वैंड कुछ नहीं था, तो बैंक वालों ने क्या बोला, आपकी दुकान में ना 10 लाख का माल है, आपकी दुकान में 10 लाख की दवाई है, ठीक है, तो 10 लाख की दवाई जो है ना आप बैंक के पास में हाइपोथिकेट कर दो, HYPO हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट बोलते उसको, हाइपोथिकेट कर दो। उसके अंदर कैसा रहेगा पता है क्या, कि ये जो स्टॉक है उसके ऊपर हक किसका रहेगा, बैंक का। स्टिल आपके ही पास में रहेगा, मेडिकल में ही स्टॉक रहेगा, आप उसको बेच भी सकते हैं, लेकिन कभी अगर कम पड़ता है लोन, अगर आप रिपे नहीं कर पाते
तो बैंक वाले ये स्टॉक आपका ले सकते हैं। मतलब हाइपोथिकेशन में इतना अच्छा है, देखो मेरा स्टॉक बैंक के पास में हाइपोथिकेटेड, लेकिन वो मेरे ही पास में है, मैं उसको बेच भी सकता हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन सिंपल टर्म्स में इसके अंदर एक रहता है कि मेरे को हमेशा 10 लाख का स्टॉक बना के रखना पड़ेगा। ठीक है क्या? हाइपोथिकेशन के अंदर ना तो मुझे बैंक में जाके स्टॉक जमा करना पड़ता, ना तो मुझे मॉर्गेज डीड बनाना पड़ती, मेरा स्टॉक मेरे ही पास में जमा रहता है, मेरा स्टॉक मेरे ही पास में जमा पड़े हुआ रहता है, मैं उसको बेच भी सकता। सिंपल कंडीशन ये है, मुझे 10 लाख का स्टॉक हमेशा बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है? मैं अगर लोन रीपे नहीं कर पाया तो बैंक वाले स्टॉक बेच के पैसा जमा कर सकते हैं। ठीक है, समझा क्या हाइपोथिकेशन? इतना बोलो पहले। यस सर। तो हाइपोथिकेशन में प्लेज नहीं है। प्लेज क्यों नहीं है? क्योंकि गुड्स बैंक के पास में जमा नहीं करना है। मॉर्गेज नहीं है क्योंकि मॉर्गेज डीड नहीं बन रही। मेरा स्टॉक मेरी दुकान पे, दुकान के ऊपर आप कभी कभी देखते हो स्टिकर लगाया हुआ, जो स्टॉक इज हाइपोथिकेटेड विद द अकोला जनता कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक। बैंक का स्टॉक आपके पास में पड़े हुआ है, बैंक का जो लोन है उसके लिए जो स्टॉक अपन ने चार्ज क्रिएट किया हुआ है वो स्टॉक अपने ही पास में रहता है। कंडीशन क्या है? हमेशा 10 लाख का स्टॉक बनाए रखना और बैंक को हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट भेजना कि आप 10 लाख का स्टॉक दे रहे हैं या रख रहे हैं या नहीं। हमेशा काय को 10 लाख का स्टॉक बना के रखना, बताओ? यस, एनीबॉडी? 10 लाख का स्टॉक हमेशा क्यों रखना बोलो? सर अगर वो लोन रिपे नहीं कर पाया तो ये 10 लाख स्टॉक का बेच के स्टॉक बैंक, देंगे। स्टॉक बेच के बैंक वसूल करने वाली है। इसके लिए हमेशा 10 लाख का स्टॉक बनाए रखो। सर हमने झूठे स्टॉक स्टेटमेंट दे दिए तो बैंक का एक आदमी हर महीने आपके यहाँ पे आके स्टॉक चेक करके जाएगा। समझ में आ रहा? उतना स्टॉक बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, चलो। सर हाँ पूछो। सर अगर लोन का अमाउंट 10 लाख से ज्यादा होगा तो फिर ज्यादा स्टॉक रखने के लिए बोलेंगे। वो जो लोन देते ना अंजलि बेटा, वो लोन आपका स्टॉक देख के ही देते हैं। आपके इसमें 5 करोड़ का स्टॉक रहता, उस हिसाब से लोन देंगे। आपके इसमें 5 लाख का लोन है तो 5 लाख का स्टॉक रखो। जिस तरीके से स्टॉक है उस तरीके से लोन दिया जाता है। किसके पास में स्टॉक है 1 लाख का, उसको 10 लाख का लोन देगा कि कोई भी नहीं। वो बैंक वाले भी बहुत समझदार है, जितना आप स्टॉक रखने की एबिलिटी कैपेबिलिटी औकात रखते उसी हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। नहीं तो स्टॉक रखते 1 लाख का, लोन देंगे 20 लाख का, ऐसा नहीं होगा। स्टॉक कभी भी ज्यादा चाहिए, लोन कभी भी कम चाहिए। स्टॉक कभी भी ज्यादा चाहिए, लोन कभी भी कम चाहिए। ठीक है? तो? यस सर। और पूछो। ठीक, चलो इतना आप लोग पढ़ो, मैं अभी नोट्स भेज देता आप लोगों को। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। सर हाँ पूछो ना साक्षी, सर पूछो पूछो पूछो। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि सर मॉर्निंग सेशन में हम अपन ऑडिट का ले सकते हैं क्या? बेटा मॉर्निंग session सेशन में- के अंदर कैसा है मालूम है क्या? नीरज सर ने बोले हुआ है कि 9 बजे से 12:30 तक के लेक्चर मॉर्निंग में नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों सर? मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों का कुछ आप लोग बाहर वगैरह जाते क्या? 8 से 11 कुछ खुला रहता वगैरह, तो ऐसा तो नहीं सर, अकोला में ऐसा तो तो पूरा कुछ बंद है नहीं, इधर क्योंकि अकोला केयूर में। सर का लेक्चर तो 10, केयूर सर का लेक्चर अभी परसों तो 9:30 को और कल 10 बजे आया था। मैं तो रेडी हूँ लेने के लिए 10 बजे भी। मेरे को तो बहुत ही अच्छा है 10 बजे, क्योंकि देखो मेरा 1 महीने का ऑडिट का सिलेबस बाकी है, बस 2 या 3 चैप्टर बाकी है मेरा ऑडिट का पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाए। समझ में आ रहा क्या? ऑडिट का मेरा जरा सा 1 महीने का सिलेबस बाकी है, वो भी मैं अभी आराम आराम से ले रहा इसके लिए। अगर मैंने फास्ट लेना चालू करा तो मुझे 20 दिन के अंदर मेरा ऑडिट ही खत्म हो जाए। मुझे वो नीरज सर ने मेरे को 4-5 बार बोला कि 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक के लेक्चर नहीं चलते। अब मुझे लगा कि आप लोग शायद बाहर जाते कुछ खरीदी वरीदी के लिए, शायद 8 से 11 आपके इधर ओपन रहता होगा, या फिर किसका क्या प्रॉब्लम होगा मुझे पता है। 12:30 बजे का लेक्चर तो मुझे भी प्रॉब्लम है कि आप लोगों का भी कुछ खाना वाना रहता होगा, तो आप लोग भी वेट करते होंगे सभी लोग। अगर आप लोग उसके ऊपर Yes, आप sir. लोग बोलो सर को कि सर हमको चलता 11 बजे का लेक्चर, तो मैं तो आई एम तो मोस्ट रेडी पर्सन फॉर दैट। मेरे को 11 से 12:30 का टाइम रहा तो मेरे लिए तो बेस्ट है। ठीक है क्या? 11 से 12:30 का लेक्चर मेरे को तो 100% चलता। आपके कोई दूसरे लेक्चर्स तो रहते नहीं जब 11 से 12:30 में हो जाता आराम से? सर एक्चुअली कैसा है, केयूर सर का फिर आपका ऐसा लिंक रही तो फिर हमारा कैसा उतना टाइम बैक टू बैक लेक्चर्स हो जाएंगे सारे, इस वजह से। बराबर है वो भी आपका, कि आपको भी बीच में गैप नहीं होना, एक साथ चालू है कि पूरे पूरे लेक्चर्स खत्म हो जाना चाहिए।
फिर आपके पास में समय हाँ। रहता है। तो एक काम करो ना, बंसरी है ना यहाँ पे, बंसरी, हेलो बंसरी, एक काम करो ना, सर को थोड़ा रिमाइंडर दो ना यस सर। कि सब बच्चे बोल रहे, बोलना 11 से 12:30 के लेक्चर के लिए, तो हमने उसको वैसे कंटिन्यू करना है। सब लोगों के लिए परफेक्ट है क्या 11 से 12:30 वाला टाइम? किसको कुछ प्रॉब्लम है क्या? किसको कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताओ मेरे को, 11 से 12:30 वाले टाइम। सर यही टाइम बराबर है सबको ना? 8 बजे से कंटिन्यू नहीं कर सकते? हाँ सर, मॉर्निंग में एक सुबह मिनट, सुबह जल्दी। अरे सर नहीं, एक सुबह एक बोलो, एक बोलो। हाँ सर मॉर्निंग में 8 से 9 के बीच में। 8 से 9 के बीच में मेरे हिसाब से मेरे लिए जो सुटेबल टाइम है वो 10 बजे से आगे वाला टाइम, 10 से आगे वाला टाइम कोई भी बोला। सर दिन 10 से 11 या 10 से 11 11:30। चलता मेरे को, 10 से 11 चलता, 10 से 11:30 चलता, 11 से 12:30 चलता, 10 AM ऑनवर्ड्स मुझे कोई भी टाइम बोलो, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन के लिए भी समय लगता है, नोट्स भी रहती, ये सब चीजें भी है अपन लोगों के पास में, क्योंकि अभी पेपर्स भी है। पेपर के मार्क आ गए आप लोगों के पास? नो सर। बंसी बेटा पेपर के लिए बोलो मैडम को, पेपर के मार्क्स के लिए। यस सर। सर पहला पेपर आ गया ना? आ गया क्या? हाँ Yes, सर, कल पहले ही आ पेपर गया। के आ गए। वाउचिंग के मार्क्स आ गए पहले वाले? यस सर। यस सर। ओके चलो बेस्ट, ठीक है। तो बात ऐसी है, अभी मैं डिसाइड कर लेता, थोड़ी देर में मैं देखता, फिर आप लोगों को बता देता। मेरे लिए 10 AM ऑनवर्ड्स पूरे के पूरे सारा टाइम सुटेबल है, इवनिंग का भी टाइम सुटेबल है। 10 AM के पहले मेरा नहीं जमता, क्योंकि सब चीजें के लिए पूरा कोऑर्डिनेट करने के लिए समय लगता है। ठीक है, मैं बात करता हूँ फिर आप लोगों को बताता। मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है 10 AM ऑनवर्ड्स कोई भी इसमें? नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, चलो मैं बात करता हूँ फिर कोऑर्डिनेट करता हूँ, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे।